हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं आज के न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको प्री मेंस एंड इंटरव्यू के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी, वीकली रहेगा। टेस्ट जो है संडे को होगा और इसका जो इवैल्यूएशन है वो आपको क्विक एक दिन के अंदर ही मिल जाएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑनलाइन कराई जाएंगी मॉर्निंग 7 to 9। आंसर राइटिंग में भी फोकस कराया जाएगा। बैच की जो साइज है ऑफलाइन के लिए स्मॉल रहेगी, 20 to 30 स्टूडेंट, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा सके। आप रिमोट लोकेशन से भी घर बैठे क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन ऐप के ज़रिए। तो हमारे ऐप को एक्सेस करने के लिए आप पहले गूगल स्टोर में जाएँ, वहाँ पे एक्जिया एकेडमी करके ऐप है, आईएएस नहीं है, एक्जिया एकेडमी करके। तो उस ऐप को डाउनलोड करें, उसके स्टोर सेक्शन में जाके आप हमारे कोर्सेज़ के डिटेल्स को देख सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि आप पे करने से पहले, बाय करने से पहले आप हमारे एडमिशन डेस्क में एक बार फ़ोन कर लेंगे। एडमिशन डेस्क का नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो इंडिया एंड ग्रीस एग्रीड टू स्ट्रेंथन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन इन 5 ईयर रोड मैप। तो हाल ही में जो आपके ग्रीक के काउंटर पार्ट है निकोलास जियोर्जियोस, जो वो हमारे देश में आए हुए हैं, तो उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ, ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी के साथ जो मीटिंग है वो कंक्लूड की और इसमें 5 इयर्स कोऑपरेशन का रोड मैप रखा गया है। तो भी इसमें अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा कि सीधा-सीधा ग्रीस के साथ ही क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ओवरऑल हमें डिफेंस सेगमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफेंस के डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया है। तो उसमें हम यूरोपियन यूनियन के साथ जो आपकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, उसमें जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, फिर अभी हाल ही में मलेशिया के साथ जो पैक्ट हुई है, उसमें जो डिफेंस में कोऑपरेशन की बात हुई है, तो उसी में और एक हम पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, जैसे ये छोटा-सा ही न्यूज़ है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे मेंस में, वो आपको जानना ज़रूरी है। कि ये जो पर्टिकुलर है कि 5 साल के लिए आपकी डिफेंस में को-डेवलपमेंट होगा। एक साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे दोनों देश, स्पेशली ड्रोन सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और को-प्रोडक्शन करेंगे दोनों देश मिलके। तो इससे क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वो बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको इससे लेनी है। ठीक, को-प्रोडक्शन के लिए आर-एन-डी, को-डेवलपमेंट के लिए आर-एन-डी और को-प्रोडक्शन के लिए दोनों ही देश एक साथ एकजुट होंगे। और इसमें मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल का भी फैसिलिटीज़ रहेगा और इसमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होंगी और 5 इयर्स का रोड मैप है। तो ये जब भी डिफेंस के सेगमेंट में क्वेश्चन आएगा या फिर हम जो बायलैटरल रिलेशंस है वो उसको किस तरीके से नेविगेट कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, अ, इंस्टेड ऑफ यूएसए और इंस्टेड ऑफ रिलाइंग हेवीली ऑन यूएसए और रशिया, तो उसकी जगह पे हम किस तरीके से डिफेंस को डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उस तरीके का क्वेश्चन में हम इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। तो ये उसी के लिए मैंने ये पॉइंट आपके समक्ष रखा है। बाकी हम इसमें हिस्ट्री अगर देखें तो हमारा एक सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल टाइज़ भी हम देख सकते हैं एंशिएंट से आज के समय तक। तो एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मेडिटेरेनियन सी होके, रेड सी होके इंडियन ओशन का एक नेटवर्क बनता था। तो उसमें हम ग्रीस के साथ भी ट्रेड करते थे। इवन जो ग्रेको आपकी रोमन इम्पैक्ट है ऑन इंडियन जो आर्ट है, वो भी हम इसमें आर्ट के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो इंडिया, समझ लीजिए सीधा-सीधा क्वेश्चन आ गया इंडिया और ग्रीस के रिलेशन के ऊपर। तो उसमें हम आर्ट के सेगमेंट में पुराना जो कमर्शियल टाइज़ है उसको भी लिख सकते हैं। तो ग्रेको रोमन जो इन्फ्लुएंस है इन गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो कनिष्का के समय पे डेवलप हुआ था, उन चीज़ों को हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो फिर कॉलोनियल पीरियड में अगर देखें तो इंडिया का जो एक्सटर्नल रिलेशन था वो तो स्पेशली मीडिएट किया जाता था बाय दी ब्रिटिशर्स। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर देखें तो हम नॉन अलाइन थे और लिमिटेड डिफेंस इंडस्ट्रियल हमारा बेस था। उसके बाद 1991 के बाद जब हमने लिबरलाइजेशन लिया तो हमने डिफरेंट सेगमेंट में, डिफरेंट रीजन में एक्सपैंड करना चालू किया और उसमें से ग्रीस भी एक रीजन है। और अभी हम हाल ही का अगर सिनेरियो देखें तो मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत गोल को हम फुलफिल करने के लिए हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, चाहे वो इकोनॉमी में हो, डिफेंस में हो, स्पेस में हो, एआई में हो,
इन सभी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं विथ डिफरेंट नेशन। तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अपने आप हमारा जो स्कोप हम एक्वायर कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्रीज़, अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो चीज़ हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया और यूएसए के बीच में जो ट्रेड को लेके अभी थोड़ी-सी आपकी जो तनाव थी, वो काफ़ी हल्की हो चुकी है और इसमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको फाइनलाइज़ किया जाना है। तो अभी हाल ही में जो प्रोविज़नल ट्रेड एग्रीमेंट है, वो हुआ है, जिसकी वजह से आपकी क्या है, 50% टैरिफ से 25% टैरिफ तक लाया गया है बाय यूएसए। और आने वाले समय पे इसको घटा के 18% तक किया जाएगा। तो इससे अभी क्या है कि हमारी जो बिज़नेस सेगमेंट्स है, डिफरेंट सेगमेंट, अभी जैसे बिज़नेसेस में अगर इकोनॉमी में देखें हम, 3 सेक्टर्स प्राइमरीली होती है। तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो आपके सीधा-सीधा खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ होता है, माइनिंग से जुड़ी हुई होती है। दूसरा देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, और तीसरा देखें तो सर्विसेज सेक्टर है। तो इसमें जो इंडिया यूएस ट्रेड डील होने जा रहा है, तो उसमें एक सबसे बड़ा डर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो चाहे किसी भी अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के साथ हो, उसमें सबसे जो बड़ी जो आपकी टेंशन वाली बात रहती है, वो है कि हम हमारे हमारे से मतलब इंडिया से आपकी ट्रेड में, स्पेशली एग्री ट्रेड में कंसेशंस माँगी जाती है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट नेशंस शुड बी अलाउड विथ अ लोअर और बेयर मिनिमम टैरिफ, जो हम अलाउ नहीं करते हैं। जैसे न्यूज़ीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट हमारे देश में आना चाहता है, तो अभी न्यूज़ीलैंड का डेयरी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है, वो अगर कंपेयर करें तो हमसे थोड़ा अच्छा है और प्राइस वाइज़ चीप है। तो उस अगर प्रोडक्ट को हम बिना टैरिफ का अगर इंडिया के मार्केट में आने देते हैं, तो हमारे जो फार्मर्स है, डेयरी फार्मर्स, उनका जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन है, वो काफ़ी डिस्ट्रेस में आ जाएगा। या फिर आप यूएस का कह लीजिए। तो इसीलिए हम यूएस हो या फिर कोई भी अक्रॉस द वर्ल्ड जो कोई भी अंडर डेवलपिंग नेशन हो, हम उन एग्री प्रोडक्ट्स को कभी अलाउ नहीं कर सकते हैं जिससे हमारे रूरल इकोनॉमी में डिस्ट्रेस आए। तो इसीलिए हम हमारा जो फार्मिंग सेगमेंट है, उसको हम हमेशा ही टैरिफ के ज़रिए बचा के रखना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि हम कंसेशंस लें। तो ये चीज़ अभी इसमें मेंशन की गई है कि हमारा एग्री सेक्टर जो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्कोप है वो बढ़ेगा। तो क्या स्कोप बढ़ेगा इसमें, अगर देखिए तो एक्सपोर्ट में हम कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने वाला है। फिर टी में भी ज़ीरो ड्यूटी लगाया है। तो अभी ज़ीरो ड्यूटी लगाते ही हमारा एक एज किसके ऊपर आ जाता है? नोटेबली चाइना के ऊपर। तो चाइना जो ट्रेड करता है, उसके ऊपर टैरिफ रहेगा टी ट्रेड में, हमारे में नहीं रहेगा। तो हमारी जो टी होगी वो यूएसए के मार्केट में सस्ते में बिकेंगी और उससे डिमांड भी जनरेट होगा। मेराइन प्रोडक्ट्स अब या फिर सी फूड्स में देखें तो उसमें भी क्या है, ड्यूटी जो है वो काफ़ी कम रहेंगी। फिर जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, तो अभी एशिया जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, काफ़ी मसालों का आप बादशाही कह लीजिए इंडिया को लेके, इंडिया के साथ ही बाकी रीजन्स को। तो इनके हमारा जो मसाला है वो आपके उसके ऊपर जो ड्यूटी है कम रहेगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर लग सकता है। जैसे इस पे जो स्पाइसेस है उसके ऊपर, जैसे कोई बोले कितना आपका केमिकल रेसिड्यू होना चाहिए, उसको हमें मीट करना ज़रूरी रहेगा। तो नॉन टैरिफ बैरियर का जो खतरा है वो, या फिर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स है, या फिर टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है, वो यूएसए क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हमें अपना जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना ज़रूरी रहेगा। अगर कंसर्न देखें कि थ्रेट्स क्या है हमें यूएसए से, तो एप्पल जो है वो आपका, आप इसमें देख सकते हैं कि एप्पल में डोमेस्टिक ग्रोअर जो है वो थोड़ी डर सकती है, या फिर उनको थोड़ा आपका कंसर्न हो सकता है, क्योंकि यूएसए से एप्पल जो है वो कंसेशनल प्राइस पे इंपोर्ट होने वाला है। फिर कॉर्न और सोयाबीन जो है वो भी इंपोर्ट होने वाली है, सोयाबीन ऑयल भी इंपोर्ट होने वाला है। तो अभी ध्यान रखिएगा, जैसे सोयाबीन ऑयल हो या फिर रिफाइंड ऑयल हो, हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, मोर देन 50% इंपोर्ट ही करते हैं। तो इससे क्या है, हम जब ड्यूटी को लोअर कर देंगे ऑन यूएस सोयाबीन ऑयल, तो इससे जो डिफरेंट अदर नेशन जैसे अर्जेंटीना जो हमें ऑयल भेजती है, वो उसका ऑयल नहीं बिकेगा। वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी यूएसए के साथ सीधा-सीधा हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी हम और देश नेशन से जो इम्पोर्ट करते हैं, वो थोड़ा प्राइस जो है वो कॉम्पिटिशन से आउट हो जाएगा। तो वो चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। बाकी जो है सहूलियत रहेंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, डीआईआई स्टेक ओवरटेक एफआईआई इन निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 क्या है? तो जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसका ये इंडेक्स है। जैसे सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, तो बॉम्बे स्टॉक का जो सेंसेक्स है उसमें 30 बड़ी कंपनी का जो इंडेक्स है वो दिखाया जाता है। निफ्टी 50 में 50 जो बड़ी कंपनी है उसका इंडेक्स दिखाया जाता है। ऐसे तो निफ्टी में 500 लगभग कंपनी जो है वो आपकी रजिस्टर्ड है। उनका शेयर खरीदना बेचना होता है। लेकिन जो टॉप बड़ी कंपनी है उसी को निफ्टी 50 और बीएसई
जो है सेंसेक्स 30 कहा जाता है। तो अभी पास्ट में अगर हम देखें तो एपीएससी जो है स्टेट पीसीएस ऑफ असम, उसमें निफ्टी 50 क्या है और क्यों आज के समय पे जो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, क्या उसका रीज़न है, क्या कंसर्न्स है? दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड, तो ये पूछा जा चुका है। तो अभी इसमें ये जो आर्टिकल है पर्टिकुलर, इससे ये बताया गया है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो अभी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो जैसे पकड़ लीजिए म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, फिर आपका प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये जो भी पैसे कलेक्ट करती है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है, फिर म्यूचुअल फंड जो है पैसे जो आपके लेता है लोगों से, उन पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? शेयर मार्केट में। तो एक इकट्ठा बहुत सारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इन शेयर मार्केट इन डिफरेंट शेयर, ताकि उससे प्रॉफिट कमा के आपकी दी जा सके। जैसे म्यूचुअल फंड आपने बाय किया है तो उसमें आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। तो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका जो स्टेक है इन शेयर मार्केट, वो काफ़ी बढ़ा है और ये एक पॉजिटिव बात है। और जो आपका एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या फिर इसको एफपीआई भी कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो ये एफआईआई या फिर एफपीआई जो है वो काफ़ी उसके तुलना में डीआईआई जो है वो बढ़ी है और बहुत सारा मनी जो है एफआईआई हो, एफपीआई हो ने पुल आउट किया है। लाइक जैसे यूएसए का जो टैरिफ पॉलिसी था उसकी वजह से। तो ये अच्छी बात है कि हमारी खुद की जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है। तो इससे क्या पता चलता है कि इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड अगर पैसा, या फिर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है इन शेयर मार्केट, इसका मतलब जो इंडियन हाउसहोल्ड है, उनका जो कमाई है, वो आपका कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन इसमें देखा गया है। तो वही चीज़ इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और एफपीआई और एफआईआई। ओके, तो ये एफपीआई, एफआईआई परमानेंट नहीं है। ये आपके शॉर्ट टर्म के लिए भी आ सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आ सकती है और कभी भी चली जा सकती है। इसके लिए इसको हॉट हॉट मनी कहा जाता है। और शेयर मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी भी देखी जाती है इनकी वजह से। और एफडीआई जो होता है उसमें आपका परमानेंट इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। जैसे कोई आपके प्रॉपर्टी एक्वायर किया वैसे उस तरीके से, या फिर इंडस्ट्री बैठा है, टेक्नोलॉजी आई, मैनेजमेंट आया, वगैरह-वगैरह। तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि पीआई, एफडीआई और डीआईआई के बीच क्या डिफरेंसेस रहेंगी। तो बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट अगर देखिए, एक्सपोर्टर्स चीयर्स एज़ यूएस डील स्पार्क्स रिवाइवल इन ऑर्डर्स। तो अभी बिकॉज़ ऑफ 50% टैरिफ, तो डिफरेंट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, उसमें आप अपैरल को ही देख सकते हैं। तो इसमें अब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो जो ऑर्डर्स है वो फिर से रिवाइव कर रही है, यूएसए से फिर से ऑर्डर आ रहा है, कपड़ों की स्पेशली इसमें दिखाई गई है। तो अभी इसमें जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इंक्लूडिंग आपकी टेक्सटाइल गारमेंट तो हमने कहा, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, तो ये सभी चीज़ें अभी क्या होंगी, फिर से इनका जो डिमांड है वो बढ़ने लगेगा। तो सीधा-सीधा बूस्ट किसको मिलेगा? एमएसएमई को। एमएसएमई को बूस्ट मिलेगा तो क्या डेवलप होगी? क्योंकि एमएस ज़्यादातर एमएसएमई रूरल और सेमी अर्बन एरिया में है। तो जो रूरल इकोनॉमी है, सेमी अर्बन इकोनॉमी है, वो बूस्ट मिलेगा, जीडीपी को बूस्ट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रूरल डिस्ट्रेस कम होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगी। यही सभी चीज़ें जो है आपको बतानी है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को ये कहा है कि स्ट्रिक्ट चेक्स लानी है टू स्टॉप ऑनलाइन फ्रॉड। तो जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसमें अभी अगर देखें तो डिजिटल अरेस्ट के जो स्कैम है, साइफनिंग ऑफ जो फंड है, फिर जो मूल अकाउंट है जिससे आपकी क्या होती है, इलीगल मनी जो ट्रांसफर होती है। तो ये अभी साइफनिंग ऑफ फंड क्या है, मूल अकाउंट क्या है, डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये सभी काफ़ी चर्चे में है। तो इसीलिए साइबर फ्रॉड को लेके क्वेश्चन बन सकता है। तो जब डिजिटल इंडिया आया तो सभी चीज़ें जब डिजिटल होने लगी, तो इट मीन्स है बैंकिंग हो या फिर आपका एनी अदर सेगमेंट हो, उसमें साइबर फ्रॉड की रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। जो बढ़ जाएगी क्या, बढ़ गई है ऑलरेडी, जिससे करोड़ों रुपए जो है लोगों के नुकसान होते हैं। तो उसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को डायरेक्शन दिया है कि स्ट्रिक्टर चेक्स लगानी है ऑनलाइन फ्रॉड को मिटिगेट करने के लिए। तो अभी ये मास साइबर फ्रॉड हो रहा है, थोड़ा-मोड़ा नहीं, और ये सबसे ज़्यादा जो अटैक होती है वो आपकी साउथ ईस्ट एशियन नेशन से होती है, एज़ पर रिपोर्ट। तो डिटेक्शन में गैप है, तो इसीलिए प्रोसेस में रिफॉर्म लानी है, रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है बैंक को, और जो मैग्नीट्यूड है ऑफ दिस इंक्रीजिंग साइबर क्राइम, उसको दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो सस्पिशन जो ट्रांज़ैक्शंस है उसको, उसमें रोक लगानी ज़रूरी है।
अलार्म एंड अलर्ट मैकेनिज्म को लाना ज़रूरी है और नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन करनी भी काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए बैंक को आपकी बहुत सारी लॉ के तहत पावर मिलती है। जैसे आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो ये लॉ है जो आरबीआई को पावर देती है टू कंट्रोल ऑल दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इसी के साथ आईटी एक्ट भी है 2000, जो साइबर या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जो भी आपकी क्राइम होती है उनको प्रिवेंट करने में मदद करता है। लीगल जो आपकी बैक एंड है वो प्रोवाइड करता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो जो भी आपकी लॉन्डर होती है मनी, फ्रॉड मनी इधर से उधर होता है, लेयरिंग होती है, उसमें ये एक्ट जो है ये प्रिवेंट करता है। फिर ग्रोथ ऑफ नेफ्ट हुआ है, आरटीजीएस हुआ है, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम आया है, लेटर यूपीआई। तो इसकी वजह से जो क्राइम है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो अभी इसमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बढ़ानी ज़रूरी है बाय आरबीआई। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो इसी के साथ जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।